आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 के इंग्लिश अनसॉल्व पेपर की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सेट 817 MH। हम जानते हैं हमारे इंग्लिश पेपर में दो सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारे रीडर पोर्शन से होता है और सेक्शन बी ग्रामर पोर्शन से होता है। सेक्शन बी हम आप लोगों को सॉल्व करवा देंगे। सेक्शन ए आप लोगों को पीडीएफ में टेलीग्राम के इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हम जानते हैं हमारा ग्रामर वाला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होता है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डू एज इंडिकेट अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सब स्टेटमेंट दिया गया है जो कि ये इनकरेक्ट है, हमें इसे करेक्ट करना है। तो लिखा है इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विद। ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस तो नहीं है लेकिन हम मान ले रहे हैं क्योंकि सेंटेंस होता है जो हमें पूर्ण भाव दे। इसमें सारे वर्ड इधर उधर लिखे गए हैं, बस यही कह रहा है कि फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड। ये अव्यवस्थित है, इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। हम लोग जब टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बी है तो बी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब, हमारा वर्ब मतलब क्रिया, कौन सी क्रिया हो रही है, प्ले, खेलने की। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। कब खेल रहे हैं, इन द इवनिंग। हम फुटबॉल खेलते हैं कब, इवनिंग में, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं। ये देख रहे हैं हम, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं यूज हुई है, ये बोल भी रहे हैं ती है। तो हम जानते हैं हमारे कौन से टेंस के लास्ट में ता ती ते हैं आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हमें ये नहीं मतलब इसमें ये नहीं बताना है ये कौन से टेंस का सेंटेंस, मतलब बस ये इनकरेक्ट है, हमें इसे करेक्ट करना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड दिया है डिड यू लॉक द फ्रंट डोर। ये है हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है। हम जानते हैं हमारा नरेशन जो होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये नरेशन है, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हमारा डायरेक्ट दिया है, हमें इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। अब यहाँ डिड से स्टार्ट हुआ है और एक बात और, हम लोग जानते हैं हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पहले रहता है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में रहता है, लेकिन यहाँ रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में कर देंगे। अब हम देख रहे हैं हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डिड से स्टार्ट है। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अगर WS से स्टार्ट होता तो कंजक्शन कुछ भी नहीं लगाते, वही हमारा कंजक्शन का काम करता। अब डिड लगा है तो हम जब हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा उसमें कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। इसमें इफ या वेदर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद। और हम अपने इसे अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। हमारा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी चेंज हुआ है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने रिपोर्टिंग वर्ब को। हम इसे जैसा लिखा गया है वैसे का वैसे यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे माई मदर आस्क्ड मी। उसके बाद हम बताए हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, तो हम लगाएंगे इफ। अब देख रहे हैं हमारा यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, हम लोग जानते हैं यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो हम जानते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, मी जब हम यहाँ लाएंगे लिखेंगे अपने कंजक्शन के बाद, ये ऑब्जेक्टिव केस है। जब सब्जेक्टिव केस में करेंगे कन्वर्ट इसे तो मी का हम क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा था, डिड। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम जानते हैं अपने पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है,
हैड। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है हमारा? लॉग। हम जानते हैं परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। लॉग हमारा एक वीक वर्ड है, इसमें बस ईडी जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म बन जाएगा, लॉक्ड। उसके बाद द फ्रंट डोर। जो क्वेश्चन मार्क है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो हम उसको किस में बदल देते हैं? अफर्मेटिव में। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन 10 का तीसरा क्वेश्चन क्या है? ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में करना है। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, हैज लगा है। हैज लगा है, हम जान रहे हैं कि हैज हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस के लिए रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हम लोग जानते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द क्वेश्चन। हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। अब ये हमारा प्लूरल है, जिसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, हैव। उसके बाद क्या दिया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब हमारा है आंसर, ऑलरेडी ये हमारा थर्ड फॉर्म में है, हम आंसर्ड का आंसर्ड ही लिख देंगे, आंसर्ड। उसके बाद बाय लगा के अपने एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव में लाएंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमारा यहाँ ही है, ही को हम यहाँ ही नहीं लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है। यहाँ जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ये हमारा एक्टिव था, एक्टिव से हम इसको पैसिव में बदल दिए। अब हमारा क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या लिखा है? ही डॉट 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 इन दिल्ली सिंस 1998। इसमें कह रहा है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिख दिया है, इसमें हम इसका, ये एक वर्ब है, इसका एक राइट फॉर्म यहाँ यूज करना है। इसमें देखिए टाइम दिया है प्लस सिंस लगाया। हम लोग जानते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही सिंस या फॉर का यूज होता है, प्लस टाइम रहता है। इतना हम जान गए। इसको देखने के बाद हम जान गए ये हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बोल रहा है लिव का सही फॉर्म यूज करें। अब सही फॉर्म यूज करने के लिए फ्यूचर, चाहे फ्यूचर में करें, चाहे पास्ट में करें, चाहे प्रेजेंट में करें। अब हम बस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ब है इसमें आईएनजी जोड़ना है। अब हम इसको ना तो पास्ट में कर रहे हैं ना फ्यूचर में कर रहे हैं, हम बल्कि प्रेजेंट में कर दे रहे हैं। ही has been living, he has been living in Delhi since 1998। इसको हम हैज बीन ना करके हैड बीन भी कर सकते हैं, या फिर विल हैव बीन भी कर सकते हैं। चाहे फ्यूचर में करें, चाहे पास्ट में करें, चाहे प्रेजेंट में करें, बस हेल्पिंग वर्ब। और बकिया ये तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो ही जाएगा। इस प्रकार हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं, चारों 2-2 नंबर के होते हैं। अब पहला देख रहे हैं हम, पहले क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक विद ए करेक्ट प्रीपोजिशन।
यहाँ ब्लैंक छोड़ा है, इसमें हमें क्या भरना है, एक करेक्ट प्रीपोजिशन जो इस सेंटेंस में सुटेबल हो। अब दे रहा है द रिंग इज मेड, रिंग किसकी बनी है, गोल्ड की। यहाँ क्या भरेंगे तो अच्छा मतलब सही अर्थ निकलेगा, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब हम देखते हैं सेकेंड हमारा है, सेकेंड में क्या कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको हमें कंप्लीट करना है। लिखा है ही एडमिटेड दैट, वह मानता है कि इसके आगे हमें भरना है, हम भर सकते हैं he had हम भर सकते हैं he had done a mistake, वह मानता है कि उसने एक गलती की है। अब हम चलते, ये हमारा सेकंड वाला कंप्लीट हो गया, चलते हैं थर्ड पे स्पेलिंग मतलब कंप्लीट करनी है, इनकम्प्लीट स्पेलिंग दी हुई है, हमें कंप्लीट करनी है। ये लिखा है FR.के, हम इसमें लिख सकते हैं RC, फ्रॉक हो गया। अब इसमें चलते हैं, ये हमारा C है .U.L, इसमें क्या है CRE, मतलब निर्दयी। हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे, वैसे अर्थ लिखने के लिए आता है लेकिन जानते रहे, फ्रॉक मतलब निर्दयी। अब आते हैं हम चौथे पे। चौथा हमारा एक सेंटेंस दिया है, बोल रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयरएवर नेसेसरी। इसे हमें पंक्चुएट करना है और जहां कैपिटल लेटर की जरूरत है वहां हमें कैपिटल लेटर में उस वर्ड को लिखना है। उस वर्ड को लिखे चाहे लेटर को लिखे, जैसा हमें मतलब इसमें सही लगे। अब दे रहा है ही, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले जो भी सब्जेक्ट हम लिखते हैं उसे हम कैपिटल में लिखते हैं। यहाँ ही लिखा है, ही का यस देख रहे हैं हम, स्मॉल है, हम इसको क्या कर देंगे, ही कैपिटल में कर दे रहे हैं। उसके बाद सेट है, सेट लिख देंगे, सेट का सेट। ये हमारा नरेशन लग रहा है, नरेशन है तो हम जानते हैं नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ड के बाद एक कामा लगता है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो इस कैपिटल लेटर में होता है। विल जब हम लिखेंगे तो विल कैपिटल लेटर में लिखेंगे, विल का डब्ल्यू, विल यू। अब बाकी सब ऐसे उतारते चले जाएंगे, आगे जिस चीज की जरूरत होगी उसको वैसे करेंगे। हेल्प मी और सेल। अब यहाँ आई है, आई अगर किसी वर्ड में होता तो स्मॉल लेटर में रहता। अब यहाँ सिंगल है तो सिंगल आई स्मॉल लेटर में नहीं रहता है, हम जानते हैं सिंगल आई किसमें रहता है, कैपिटल लेटर में। आई आस्क्ड समवन एल्स। उसके बाद हम जानते हैं जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जहाँ खत्म होता है डायरेक्ट नरेशन का, वहाँ हम क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज करके फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि समाप्त हुआ। अब तक हम क्वेश्चन 11 तक सॉल्व किए हैं, अब क्वेश्चन 12 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन 12 बोल रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे एक हिंदी पैसेज है जिसमें लिखा है नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। हमको ये हिंदी में दिया है, इंग्लिश में करना है। अब इतना बड़ा पैसेज दे दिया, करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग टेस्ट पढ़ते थे एक एक सेंटेंस सॉल्व करते थे, वैसे हम इसको भी एक एक सेंटेंस सॉल्व करेंगे। इसका जहाँ फुल स्टॉप है वहीं तक पढ़ेंगे, एक बार वहीं तक सॉल्व करेंगे। पहला देखते हैं, नई दिल्ली भारत की राजधानी है, इसके बाद फुल स्टॉप लगाया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। सबसे पहले भारत की राजधानी क्या है लिखेंगे,
न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज द क्या है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकेंड हमारा सेंटेंस है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। हम जानते हैं राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, और प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर। हम क्या लिखेंगे, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व किए 11 तक, अब सॉल्व करेंगे 12 हमारा कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब निम्नलिखित को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक पैसेज दिया है, हिंदी पैसेज है। पैसेज को देख के हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंस पहले सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हम टेंस पढ़ते हैं। अगर सबको मिला के लिखेंगे तो एक बड़ा सा पैसेज बन ही जाएगा, अगर उनको तोड़ तोड़ के हम सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। इसलिए हमें पैसेज को देख कर डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं पैसेज। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण हैं। हम क्वेश्चन 11 तक सॉल्व किए हैं, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब निम्नलिखित को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। एक पैसेज दिया है जिसको हमें इंग्लिश में लिखना है। हिंदी में दिया रहेगा पैसेज, जिसे हमें इंग्लिश में लिखना होगा। हिंदी पैसेज है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। क्या भारत की राजधानी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे न्यू दिल्ली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या है, द कैपिटल, कहाँ की, ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। The president and the prime minister कहाँ के, ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया रहते हैं। रहते मतलब लिव मतलब भी रहना होता है, और रिसाइड मतलब भी रहना होता है। चाहे हम यहाँ रिसाइड लिखें चाहे लिव लिखें, दोनों सही होगा। रिसाइड इन न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली हमारी कैपिटल है, इसलिए हम उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। न्यू दिल्ली फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो हम लिखेंगे फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन कौन सी हैं, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार।
द कुतुब मीनार are located in न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। उसके बाद हमारा लास्ट सेंटेंस है, प्रगति मैदान और अप्पू घर यहाँ के आकर्षण है। प्रगति मैदान और अप्पू घर एक प्लेस का नाम है, तो हम इसे लिखेंगे प्रगति मैदान और अप्पू घर ही लिखेंगे। प्रगति मैदान एंड अप्पू घर। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन। चाहे लिख दें ऑफ दिस प्लेस या फिर लिख दें ऑफ हियर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हिंदी पैसेज था, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हुआ। अभी तक हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 12। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें 2 एप्लीकेशन के नाम दिए होते हैं और करके। आपको जो आ रहा हो आप लिखिए, हम आपको एक एप्लीकेशन सॉल्व करवा रहे हैं। हम दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज रेगुलर इवनिंग गेम्स। हम अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किस लिए? इवनिंग गेम अरेंज करने के लिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एप्लीकेशन में टू, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल जिसके लिए लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। ये लिखेंगे तो मतलब एग्जामिनर की नज़र डायरेक्ट इस पर पड़ेंगी, तो वो उसको पेपर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या लिखना था, किस चीज़ पे एप्लीकेशन लिखना था। तो हम सब्जेक्ट में वही लिखेंगे जिस पे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं रिक्वेस्टिंग फॉर इवनिंग गेम्स, हमें इवनिंग गेम के लिए अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना था, तो हम वही डाले हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सर, फिर कामा लगाएंगे, फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वन लेजर टू प्ले फुटबॉल and hockey in the evening, but there is no arrangement for them in the college। एक पैसेज हमारा यहाँ तक समाप्त हुआ। उसके बाद थोड़ा और अच्छा लगे, थोड़ा और समझ में आए, उसके बाद यहाँ पैसेज छोड़ देंगे, नया पैसेज हम शुरू करेंगे आई देयर फोर। इसके बाद कामा लगाएंगे, रिक्वेस्ट योर ऑनर टू थिंकिंग ओवर द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, फिर फुल स्टॉप, आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू। उसके बाद लिखेंगे थैंकिंग यू, फिर डेट डालेंगे अपना, फिर लिखेंगे योर ओबीडियंटली। वैसे पेपर में नाम तो लिखा नहीं जाता है, XYZ, फिर क्लास 10th। यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो कि समाप्त हुआ। और नंबर 14 आता है, इसमें ऐसे लिखना रहता है, 3 ऐसे दिया रहेगा, जिसके अंडर आपको हेडिंग भी दिया रहेगा, उन हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। मेन हेडिंग रहेगा, उसके अंदर 4 से 5 हेडिंग रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना रहेगा। ये हम आप लोगों को यहाँ नहीं सॉल्व करवाएंगे, PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा होता है, एक पैसेज दिया रहता है, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसी पैसेज में से हमें उन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। ये भी आपको बाय PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। थैंक यू।